इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। और ध्यान रखना FMGE में और नीट PG में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है, संभल कर पढ़ना धीरे धीरे। चलिए देखो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, देखो कोई भी एक्सटर्नल इंजूरियस स्टिमुलाई आया या ये कहें कि बैक्टीरिया आया तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है। फिर इन्फ्लामेशन होगी तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, ठीक है। देखो अगर कोई एक बिल्डिंग बननी है तो उसमें किसका यूज होगा, वर्कर्स का, ठीक है। तो बिल्डिंग बनने के लिए वर्कर्स का यूज होगा, उसी तरीके से इन्फ्लामेशन होने के लिए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का यूज होता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो होते हैं वो सेलुलर ड्राइव होंगे या प्लाज्मा ड्राइव होंगे, ठीक है। देखो सेलुलर ड्राइव, बच्चा क्या सोचता है कि सेलुलर ड्राइव मतलब सेल से बनता है और प्लाज्मा ड्राइव मतलब प्लाज्मा से बनता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। ध्यान रखना सेलुलर ड्राइव मतलब फॉर्म्ड बाय सेल्स एंड एक्टिवेटेड बाय सेल्स, ठीक है। तो सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो होते हैं जो सेल से बनते हैं और एक्टिवेट भी सेल से होते हैं, जबकि प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो होते हैं जो सेल से बनते हैं, ठीक है, और एक्टिवेट होते हैं प्लाज्मा में जाकर। देखो सेलुलर ड्राइव में क्या होता है ना, सेल है कोई भी, मान लो WBC है, उसने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को बनाया और अपने ही अंदर एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गई सेलुलर ड्राइव। जबकि प्लाज्मा ड्राइव क्या होते हैं, कोई भी सेल है, मान लो WBC है, उसने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बनाया, उसके बाद वो प्लाज्मा में गया और प्लाज्मा में जाकर वो एक्टिवेट हुआ, तो उसको आप कहोगे प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ठीक है। चलिए अब देखो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स दो तरीके के होते हैं, सेलुलर ड्राइव्ड, प्लाज्मा ड्राइव्ड, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो सेलुलर ड्राइव भी दो तरीके के होते हैं, एक प्रीफॉर्म्ड, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड। देखो प्रीफॉर्म्ड क्या होते हैं, मतलब ये जो प्रीफॉर्म्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये ऑलरेडी सर्कुलेशन में प्रेजेंट होंगे, जबकि न्यूली सिंथेसाइज्ड ये तभी बनेंगे जब इनकी जरूरत होगी, ठीक है। चलिए अब देखो प्रीफॉर्म्ड के एग्जांपल है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। तो ये तीनों जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं ये सेलुलर ड्राइव्ड हैं और प्रीफॉर्म्ड हैं, मतलब पहले से ही मिलेंगे आपको बॉडी में, जबकि न्यूली सिंथेसाइज्ड सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, कीमोकाइंस, साइटोकाइंस जिनको इंटरल्यूकिन्स भी कह सकते हो, और एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ये होते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड। और होते हैं प्लाज्मा ड्राइव। प्लाज्मा ड्राइव कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्लोटिंग सिस्टम जिसको आप कोगुलेट कैस्केड भी कह सकते हो, ठीक है, और काइनिन पाथवे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो आपको पता होना चाहिए, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आना चाहिए। चलिए अब देखो प्रीफॉर्म्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स देखते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे हिस्टामिन। देखो हिस्टामिन का जो सोर्स होता है वो होता है मास्ट सेल या बेसोफिल या प्लेटिलेट्स, ठीक है। और उसका जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो होता है मास्ट सेल, ठीक है। और ध्यान दो मास्ट सेल रिलीज करता है हिस्टामिन को, वो कैसे रिलीज करता है उसका मैकेनिज्म देखो। देखो मास्ट सेल के सरफेस पर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर फॉर IgE एंटीबॉडी, ठीक है। IgE एंटीबॉडी के लिए मास्ट सेल के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर मिलते हैं। अब उन रिसेप्टर से बाइंड करेगी आपकी IgE एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या है आपकी IgE एंटीबॉडी। अब जैसे ही एंटीजन आएगा, मान लो एंटीजन है, ठीक है, तो ये बाइंड करेगा IgE से, ठीक है, और ये क्रॉस लिंकिंग करा देगा IgE एंटीबॉडी की। जैसे ही एंटीजन आया और इसने क्रॉस लिंकिंग करा दी IgE एंटीबॉडी की, वैसे ही मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा और ये रिलीज करने लगेगा आपका हिस्टामिन, ठीक है।
फिर हिस्टामिन रिलीज होगा तो इन्फ्लामेशन चालू हो जाएगी, वेजोडाइलेशन हो जाएगा, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी हो जाएगी, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो प्रीकर्सर क्या होता है हिस्टामिन का, वो होता है हिस्टिडीन, ये एक अमाइनो एसिड है। स्पेशल स्टेन होता है टोल्यूडिन ब्लू। ठीक है, ये क्वेश्चन है PYQ, आपको आना चाहिए। फंक्शन देख लेते हैं, एक ये वेजोडाइलेशन कराता है, एक ये इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी कराता है, और एक ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, मतलब स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इस पॉइंट को समझो। देखो मान लो ये ब्रोंक्यूल है, ठीक है, तो ब्रोंक्यूल के पास कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, अब जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होगा तो हिस्टामिन इन स्मूथ मसल्स पर एक्ट करेगा और इन स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब समझो, अगर स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्रोंक्यूल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब हिस्टामिन स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है, मतलब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से हो जाता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, और ये एस्थमा भी कोज करता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है, तो ये फंक्शन है हिस्टामिन के जो आपसे आने चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेरोटोनिन के बारे में। देखो इसका सोर्स होता है एंटेरोक्रोमेफिन सेल। ठीक है, और ध्यान रखना एंटेरोक्रोमेफिन सेल जो है वो GIT में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये रिचेस्ट सोर्स होता है सेरोटोनिन का, और इसका एक और सोर्स होता है जो कि होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, और ध्यान रखना सेरोटोनिन को 5-HT भी कहा जाता है, मतलब 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। इसका प्रीकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड, और इसका फंक्शन होता है वेजोडाइलेशन करना, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, या फिर ये कहें स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब सेरोटोनिन का और हिस्टामिन के फंक्शन सेम होते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन सेरोटोनिन के होंगे वही फंक्शन हिस्टामिन का होगा। देखो वेजोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन या स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे फंक्शन हिस्टामिन के भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना सेरोटोनिन के और हिस्टामिन के फंक्शन सेम होते हैं। अब थर्ड देख लेते हैं जो प्रीफॉर्म्ड सेलुलर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होता है। ठीक है, यह है लाइसोसोमल एंजाइम्स। ध्यान रखना इसका सोर्स होता है ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल, मतलब जो न्यूट्रोफिल होते हैं ना, उनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, अब सोचो अगर न्यूट्रोफिल लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है तो ये एक्यूट इन्फ्लामेशन का इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था दो तरीके की इन्फ्लामेशन होती है, एक होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और बेसोफिल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर न्यूट्रोफिल रिलीज कर रहे हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स को तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब देखो मान लो ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल का ग्रेन्यूल है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है। ठीक है, अब इन ग्रेन्यूल के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो लाइसोसोमल एंजाइम्स तीन तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रेन्यूल, सेकेंडरी ग्रेन्यूल, टर्शियरी ग्रेन्यूल। ठीक है, मतलब जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो प्राइमरी ग्रेन्यूल से भी रिलीज होते हैं, सेकेंडरी ग्रेन्यूल से भी रिलीज होते हैं, टर्शियरी ग्रेन्यूल से भी रिलीज होते हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स हैं उनको कहते हैं एज़ुरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स को स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, जबकि टर्शियरी ग्रेन्यूल्स को सी पार्टिकल भी कहते हैं। देखो आप इसको याद कैसे करोगे, प्राइमरी मतलब 1 और एज़ुरोफिलिक भी स्टार्ट हो रहा है ए से। ठीक है, तो 1 और ए से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो सेकेंडरी में भी एस आ रहा है और स्पेसिफिक में भी एस आ रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर टर्शियरी में 3 आ रहा है और ए बी सी, सी मतलब थर्ड लेटर है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को याद करने की ट्रिक है ए बी सी डी ई। ए से हो जाएगा आपका एसिड हाइड्रोलेस, बी से हो जाएगा बैक्टीरियल किलिंग। बैक्टीरियल किलिंग में कौन हेल्प करता है? माइलो पर ऑक्सीडेज। देखो जब आपने फेगोसाइटोसिस पढ़ा था तो फेगोसाइटोसिस में 3 स्टेप पढ़े थे, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट पहला स्टेप, दूसरा स्टेप था एंगल्फमेंट,
तीसरा स्टेप था किलिंग। अब किलिंग जो होती थी वो दो तरीके की होती थी, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग और ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग। अब ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में माइलो परऑक्सीडेज का रोल होता था, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो बैक्टीरियल किलिंग करता था माइलो परऑक्सीडेज, ये रिलीज होता है प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल से, ध्यान रखना। सी से हो जाएगा कोलेजिनेस, ठीक है, डी से हो जाएगा डिफेंसिन, ई से हो जाएगा इलास्टेज, ठीक है। तो ये सारे रिलीज होते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल से। अब सेकेंडरी ग्रेन्यूल से देखते हैं, ठीक है। देखो सेकेंडरी ग्रेन्यूल से रिलीज होता है टाइप 4 कोलेजिनेस, ठीक है, और लैक्टोफेरिन। अब देखो कोलेजिनेज यहां पर भी रिलीज हो रहा है और कोलेजिनेज यहां पर भी रिलीज हो रहा है, तो ध्यान रखना नॉन स्पेसिफिक कोलेजिनेज रिलीज होता है प्राइमरी ग्रेन्यूल से, जबकि स्पेसिफिक टाइप 4 कोलेजिनेज रिलीज होता है स्पेसिफिक ग्रेन्यूल से, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर कौन सा रिलीज हो रहा है, लैक्टोफेरिन। अब देखो लैक्टोफेरिन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, लैक्टोफेरिन, मतलब सेकेंडरी ग्रेन्यूल से रिलीज हो रहा है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब देखो टर्शियरी ग्रेन्यूल्स, इसको आप याद कर लेना कि जेलेटिनेज रिलीज होता है टर्शियरी ग्रेन्यूल से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स रिलीज हिस्टामिन, नहीं, लाइसोसोमल एंजाइम्स, नहीं, आंसर हो जाएगा सेरोटोनिन। हिस्टामिन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है प्लेटलेट से, मास्ट सेल से और बेसोफिल से, ठीक है। सेरोटोनिन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, एंटेरोक्रोमेफिन सेल से जो कि जाइटी में प्रेजेंट होते हैं और प्लेटलेट से। लाइसोसोमल एंजाइम्स कहाँ से रिलीज होता है, न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फॉर्म्ड बाय। देखो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते थे वो दो तरीके के होते थे, एक सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और एक प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब जो सेलुलर डिराइव इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते थे वो बनते भी सेल से थे और एक्टिवेटेड होते थे सेल से ही, ठीक है। जबकि प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फॉर्म जो होते थे वो सेल से होते थे, लेकिन जो एक्टिवेट होते थे वो होते थे प्लाज्मा में जाकर, ठीक है। तो अगर आपसे ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फॉर्म्ड बाय सेल्स, प्लाज्मा से नहीं, बहुत प्लाज्मा एंड सेल से नहीं, नन से नहीं, आंसर आ जाएगा सेल, ठीक है। देखो प्लाज्मा हो या सेलुलर डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो, दोनों सेल से बनेंगे, ठीक है। बस फर्क इतना है, सेलुलर डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर एक्टिवेट भी सेल से होता है, जबकि प्लाज्मा डिराइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक्टिवेट होता है प्लाज्मा में जाकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट्स, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। मास्ट सेल, बिल्कुल ये भी आंसर हो सकता है। बेसोफिल, ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। हिस्टामिन नॉट रिलीज फ्रॉम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही बन गया। चलिए देखो हिस्टामिन प्लेटलेट से रिलीज होता है, ये आंसर नहीं होगा। मास्ट सेल से भी रिलीज होता है, ये आंसर नहीं होगा। बेसोफिल से भी रिलीज होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल। ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल से लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते थे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेरोटोनिन। चलिए देखो वेजोडाइलेशन करता है तो आंसर नहीं होगा। ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करता है, ध्यान रखो। सेरोटोनिन या हिस्टामिन के फंक्शन सेम होते थे और ये ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करते थे, ये करते थे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो आपका आंसर यही हो जाएगा सेकंड, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। देखो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करता था तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी भी करता था तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज फ्रॉम एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। देखो जिलेटिनेस टर्शरी या सी पार्टिकल्स से रिलीज होता था, मतलब टर्शरी ग्रेन्यूल या सी पार्टिकल से रिलीज होता था, तो ये आंसर नहीं होगा। नॉन स्पेसिफिक कोलेजिनेस ये रिलीज होता था प्राइमरी ग्रेन्यूल या एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। स्पेसिफिक टाइप 4 कोलेजिनेस ये रिलीज होता था
सेकेंडरी ग्रेन्यूल या स्पेसिफिक ग्रेन्यूल से, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लैक्टोफेरिन ये भी रिलीज होता था सेकेंडरी ग्रेन्यूल से, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का ये वाला चार्ट पढ़ा था। वो क्या था, सेल ड्राइव्ड थे और प्लाज्मा ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थे। ठीक है, सेल ड्राइव्ड दो तरीके के होते थे, प्रीफॉर्म्ड और न्यूली सिंथेसाइज्ड। प्रीफॉर्म्ड हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो होते थे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, लाइसोसोमल एंजाइम्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड सेलुलर ड्राइव्ड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये कौन कौन से होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, कीमोकाइंस होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं जिनको आप इंटरल्यूकिन्स भी कह सकते हो, एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा डिराइव्ड में क्या क्या था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था, ठीक है, क्लोटिंग सिस्टम था, ठीक है, और काइनिन पाथवे था। ठीक है, चलिए, तो आज हमें पढ़ना है न्यूली सिंथेसाइज्ड मीडिएटर। ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और होता है प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जिसको पैफ भी कहते हैं, और होता है कीमोकाइंस और होते हैं साइटोकाइंस जिनको इंटरल्यूकिन भी कहते हैं, और एरेकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। ठीक है, अब हम एक एक कर कर पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मेशन देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से बनता है। देखो, एल आर्जिनिन एमाइनो एसिड होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में और एल सिट्रोलिन में। और ध्यान रखना, इस रिएक्शन में जो एंजाइम हेल्प करता है उसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ठीक है, अब देखो, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है ये तीन तरीके का होता है, ENOS, NNOS, INOS। यहां पर देखो, E मतलब एंडोथीलियम। ठीक है, तो ये वाला नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथीलियम के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि NNOS, N मतलब न्यूरॉन्स, मतलब NNOS प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स में। INOS मतलब इंड्यूसिबल या इन्फ्लेमेशन, मतलब INOS तब प्रोड्यूस होता है जब इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये नोट पॉइंट ध्यान रखो, नोट पॉइंट क्या है, ENOS मतलब एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज और NNOS मतलब न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस्ड वेयर एज। देखो, जो NNOS है और ENOS है ये आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होता है और अपना वर्क करता रहता है, लेकिन जबकि INOS मतलब इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज प्रोडक्शन इज इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइंस लाइक TNF अल्फा एंड इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, मतलब NNOS और ENOS तो कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन INOS तभी वर्क करता है जब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जैसे कि TNF अल्फा या इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, मतलब जब इन्फ्लेमेशन होगी तभी साइटोकाइंस रिलीज होंगे, अगर साइटोकाइंस रिलीज होंगे तभी INOS एक्सप्रेस करेगा, मतलब वर्क करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, फंक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड देख लेते हैं। पहला होता है वेजोडाइलेशन, ये बहुत पोटेंट वेजोडाइलेटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए और माइक्रोबियल किलिंग में भी नाइट्रिक ऑक्साइड हेल्प करता है। वो इसलिए क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड खुद फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करता है, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक फ्री रेडिकल है, मतलब ये किल करता है बैक्टीरिया को। और दूसरे तरीके से कैसे हेल्प करता है माइक्रोबियल किलिंग में, ये नाइट्रिक ऑक्साइड खुद कन्वर्ट हो जाता है पर ऑक्सीनाइट्राइट में, और पर ऑक्सीनाइट्राइट पोटेंट फ्री रेडिकल है। ठीक है, मतलब ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से किल करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो पहला फंक्शन वेजोडाइलेशन, दूसरा फंक्शन माइक्रोबियल किलिंग। माइक्रोबियल किलिंग इसलिए करता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल है और ONOO डॉट को बनाता है, मतलब परऑक्सीनाइट्राइड फ्री रेडिकल को बनाता है। ठीक है, तीसरा फंक्शन एंटी एग्रीगेटरी ऑफ प्लेटिलेट, मतलब प्लेटिलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीन फंक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। अब एक चीज और पता होनी चाहिए, वो चीज क्या है, देखो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब
मान लो ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ये प्लेटिलेट है, ठीक है। अब सोचो अगर इस ब्लड वेसल का वेजोडाइलेशन हो जाएगा तो ये जो प्लेटिलेट्स हैं ये दूर दूर चले जाएंगे, मतलब जो प्लेटिलेट्स का एग्रीगेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, अगर वेजोडाइलेशन हुआ। लेकिन मान लो इस ब्लड वेसल का वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, मतलब जो प्लेटिलेट्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, मतलब जो आपके प्लेटिलेट्स हैं वो एग्रीगेट होने लगेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी वेजोडाइलेशन होगा तो प्लेटिलेट्स का एग्रीगेशन होगा, सॉरी प्लेटिलेट का जो एग्रीगेशन है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। जब भी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्लेटिलेट का एग्रीगेशन जो है वो इंक्रीज होगा। मतलब यहां पर देखो वेजोडाइलेशन हुआ मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, तो ये जो प्लेटिलेट्स थे ये भी दूर दूर चले गए, मतलब जो एग्रीगेशन था वो एंटी हो गया, मतलब एंटी एग्रीगेटरी ऑफ प्लेटिलेट, ठीक है, मतलब एग्रीगेशन इनहिबिट हो गया। अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते, जो प्लेटिलेट्स थे वो पास पास आ जाते, तो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटिलेट्स स्टिमुलेट हो जाता। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसका सोर्स होता है एंडोथेलियम, न्यूट्रोफिल या प्लेटिलेट्स, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो एक फंक्शन होता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन और ये प्लेटिलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है। देखो मैंने अभी बताया अगर वेजोडाइलेशन होगा, जनरली अगर वेजोडाइलेशन होगा तो प्लेटिलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होगा, लेकिन अगर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो प्लेटिलेट एग्रीगेशन स्टिमुलेट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो प्लेटिलेट एग्रीगेट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कैसा होगा, जब स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। स्मूथ मसल्स किसकी, ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। देखो ब्रोंक्यूल्स के पास स्मूथ मसल होती हैं। अब ये प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करेगा, ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अगर ब्रोंक्यूल्स की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो ब्रोंक्यूल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसी को आप कह दोगे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखो एक नोट पॉइंट देखो, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एट लो कंसंट्रेशन एक्ट एज वेजोडाइलेशन। देखो यहां पर एक नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट क्या है, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हाई कंसंट्रेशन में वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की तरह एक्ट करेगा, मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन में ये वेसल्स को डायलेट करेगा, मतलब वेजोडाइलेशन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। पहला नोट पॉइंट ये। दूसरा ये, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इज स्ट्रॉन्गर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर देन हिस्टामिन, ठीक है। देखो हमने पीछे पढ़ा है हिस्टामिन ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और हमने अभी पढ़ा है कि प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। तो बहुत बार कंपैरिजन कर लिया जाता है कि प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और हिस्टामिन में से कौन ज़्यादा बेहतर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ध्यान रखना, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इज द गुड और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर देन हिस्टामिन, ठीक है। और बहुत बार एक ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है ल्यूकोट्राइन्स, यहां से एमसीक्यू बनता है। अब हम देखते हैं कीमोकाइंस। देखो कीमोकाइंस क्या होते हैं, स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं सेल्स को, तो इसको आप कीमो अट्रैक्टिंग भी कह सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो कीमोकाइंस हैं ये कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। एक होता है CXC, अब यहाँ पे X को आप रफ कर दो तो ये बचा CC, ठीक है। अब यहाँ पर एक C को और हटा दो तो बचा C, ठीक है। और चौथे तरीके का क्या होता है, वो होता है CX3C, ठीक है। तो कीमोकाइंस 4 तरीके के होते हैं, CX3C और CXC। अब X को हटा दो तो बचा CC, फिर एक और C को हटा दो तो बचा C, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो X जो है वो एमाइनो एसिड है कोई सा भी, और C जो है वो सिस्टीन एमाइनो एसिड है, ठीक है। चलिए अब देखो CXC को आप अल्फा कीमोकाइंस भी कहते हो, CC को आप बीटा कीमोकाइंस भी कहते हो, C को आप
गामा कीमोकाइंस भी कहते हो, ठीक है। देखो CXC CCC और अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और ये CX3 C को आप अलग से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखो कीमोकाइंस 4 तरीके के होते हैं, CX3C CXC CCC। अब देखो CXC को अल्फा कीमोकाइंस भी कहते हैं, CC को बीटा कीमोकाइंस भी कहते हैं, C को गामा कीमोकाइंस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो CX3C का एग्जाम्पल है फ्रैक्ट एल्कीन्स, फ्रैक्ट एल्काइंस, ठीक है। अब ये फ्रैक्ट एल्काइंस किस में हेल्प करता है ना, ये अट्रैक्ट करता है टी सेल्स को और मोनोसाइट्स को, ठीक है। चलिए अब CXC का एग्जाम्पल है इंटरल्यूकिन 8। अब इंटरल्यूकिन 8 अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल को, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए CC का एग्जाम्पल है ईओटैक्सिन। ईओटैक्सिन अट्रैक्ट करता है इओसिनोफिल को। और इसका एक और एग्जाम्पल है रेंटेज, ये अट्रैक्ट करता है टी सेल्स को। और C मतलब गामा कीमोकाइंस का एग्जाम्पल है लिम्फोटेक्टिन, तो ये अट्रैक्ट करता है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। आप समझो, देखो ये तो आपको याद करना ही है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये CXC है ना, CXC, ठीक है। तो देखो आप X को 8 बना लेना, तो यहां से आपको पता चलेगा कि CXC का एग्जाम्पल है इंटरल्यूकिन 8, ठीक है, पहली ट्रिक। दूसरी देखो ईओटैक्सिन, ईओ शब्द आ रहा है ना, तो यहां से पता चलेगा ये अट्रैक्ट करता है इओसिनोफिल को, ठीक है। चलिए अब देखो लिम्फोटेक्टिन, तो यहां से पता चलेगा ये अट्रैक्ट करता है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो साइटोकाइंस, देखो ये स्मॉल पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब साइटोकाइंस में दो टर्म्स आती हैं, एक आती है प्लियोट्रोपी, एक आती है रिडंडेंसी, ठीक है। प्लियोट्रोपी और रिडंडेंसी। अब देखो प्लियोट्रोपी में क्या होता है, जब एक साइटोकाइंस मल्टीपल फंक्शन करता है तो आप उसको कहते हो प्लियोट्रोपी, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब जब मल्टीपल साइटोकाइंस एक फंक्शन करते हैं तो उसको कहते हो रिडंडेंसी, ठीक है। मतलब वन साइटोकाइन डू मल्टीपल फंक्शन इज नोन एज प्लियोट्रोपी, मतलब मल्टीपल साइटोकाइंस डू वन फंक्शन, उसको कहते हैं रिडंडेंसी। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब देखो साइटोकाइंस देख लेते हैं। देखो साइटोकाइंस 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंटरल्यूकिन्स और एक होते हैं TNF अल्फा, एक होते हैं इंटरफेरॉन, ठीक है। अब TNF अल्फा एपेटाइट को डिक्रीज करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कैंसर कैकेक्सिया कोज करता है। तीसरा पॉइंट ये शोक में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपके रटी होनी चाहिए, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो TNF अल्फा इन तीनों चीजों में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब देखो साइटोकाइंस, ध्यान रखना। देखो साइटोकाइंस का सिस्टमिक इफेक्ट होता है। अब सिस्टमिक इफेक्ट मतलब साइटोकाइंस आपके ब्रेन पर वर्क कर सकते हैं, साइटोकाइंस आपकी बोन मैरो पर एक्ट कर सकते हैं, या साइटोकाइंस आपके लीवर पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ सिस्टमिक ऑर्गन्स को ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब उनके फंक्शन में चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको कह रहे हैं आप सिस्टमिक इफेक्ट होता है। अब जैसे साइटोकाइंस कौन कौन से सिस्टमिक इफेक्ट करते हैं, तो वो ध्यान रखना, वो होता है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, ठीक है। चलिए अब देखो सिस्टमिक इफेक्ट, पहला है CNS मतलब आपके ब्रेन पर, ठीक है। अब अगर साइटोकाइंस आपके ब्रेन में चले गए तो ये स्लीपीनेस कोज कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कोक्स एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं आपके ब्रेन में। अगर कोक्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो आपको पता होना चाहिए कोक्स पाथवे से बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, तो जो हाइपोथैलेमस है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो जैसे PGE2 ये कोज करेगा फीवर, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ये जो साइटोकाइंस होते हैं ये सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं, मतलब अगर ये ब्रेन में चले गए तो ये स्लीपीनेस कोज कर सकते हैं और फीवर कोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा, चलिए अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ साइटोकाइन ऑन बोन मैरो। चलिए देखो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो साइटोकाइन बोन मैरो पर एक्ट करेगा और ये न्यूट्रोफिल के अमाउंट को इंक्रीज करेगा। वहीं अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा तो साइटोकाइन बोन मैरो पर एक्ट करेगा और ये लिम्फोसाइट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। वहीं अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया
तो ये इजोनोफिल के अमाउंट को इंक्रीज कराएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि साइटोकाइन सिस्टमिक इफेक्ट शो करता है। सिस्टमिक इफेक्ट पहला क्या कर रहा था कि वो ब्रेन पर एक्ट कर रहा था, दूसरा क्या है कि वो बोन मैरो पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ तो उसने बोन मैरो को सिग्नल दिया और बोन मैरो ने इजोनोफिल की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। ठीक है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो साइटोकाइन ने एक्ट किया बोन मैरो पर और बोन मैरो ने न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया और न्यूट्रोफिल ने क्या किया, उस बैक्टीरिया को किल कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए अब मतलब जो बोन मैरो की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, मतलब आप कह सकते हो बोन मैरो हाइपर एक्टिविटी। अगर बोन मैरो की हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी तो जो स्टेम सेल्स हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएंगे। मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है, बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूस करती है और वो मैच्योर होते हैं, उसके बाद वो सर्कुलेशन में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोकाइन बोन मैरो पर एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से बोन मैरो की हाइपर एक्टिविटी हो गई। अगर बोन मैरो की हाइपर एक्टिविटी हो गई तो जो स्टेम सेल्स हैं मतलब इमेच्योर सेल्स हैं वो आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे पीबीएस पर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पर। ठीक है, और इसको पैथोलॉजी में टर्मिनोलॉजी दी गई है बोन मैरो की हाइपर एक्टिविटी को शिफ्ट टू लेफ्ट। ठीक है, शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब हाइपर एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा है लेकिन ध्यान रखना। चलिए अब देखो, अगर साइटोकाइन लीवर पर एक्ट करेगा, समझो अगर देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या एक्सटर्नल इंजूरियस स्टिमुलस आया तो इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन होगी तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी निकलेंगे। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ही तो साइटोकाइंस होते हैं, मतलब साइटोकाइंस रिलीज हुए। कौन कौन से साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, 6, TNF अल्फा। ठीक है, यही साइटोकाइंस हैं जो सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब ये साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 1, 6, TNF अल्फा एक्ट करेंगे लीवर पर। अब लीवर पर जब ये एक्ट करेंगे तो कुछ प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, कुछ प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। समझो एक्सटर्नल इंजूरियस स्टिमुलस आया, मतलब या फिर ये कहें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, मतलब कैसे भी इन्फ्लामेशन हो गई। अगर इन्फ्लामेशन होगी तो साइटोकाइंस रिलीज होंगे। अब साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा ये एक्ट करेंगे लीवर पर, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। मतलब लीवर कुछ प्रोटीन्स को ज्यादा सिंथेसाइज करने लगेगा और लीवर कुछ प्रोटीन्स को कम सिंथेसाइज करेगा तो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब समझो तो ऐसे प्रोटीन्स जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी या जिनका सिंथेसिस लीवर इंक्रीज कर देगा उसको आप कहते हो पॉजिटिव APR, मतलब एक्यूट फेज रिएक्टेंट। और ऐसे प्रोटीन्स जिनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई या लीवर ने जिनकी सिंथेसिस को डिक्रीज कर दिया उनको कहते हो आप निगेटिव APR, मतलब निगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं APR मतलब एक्यूट फेज रिएक्टेंट। ये दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव APR, निगेटिव APR। पॉजिटिव APR मतलब इन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, नेगेटिव APR मतलब इन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। अब ये आपको एग्जाम्पल से याद करने हैं। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव APR के एग्जाम्पल ये हैं, तो ये सारे प्रोटीन हैं जिनकी कंसंट्रेशन इन्फ्लामेशन के दौरान इंक्रीज कर जाती है और ये सारे प्रोटीन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन इन्फ्लामेशन के दौरान डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं देखते हैं। देखो CRP मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, फेरिटिन, हेप्साइडिन, फाइब्रिनोजन, सेरुलोप्लाज्मिन, इनकी कंसंट्रेशन इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज हो जाती है। जबकि नेगेटिव APR एल्ब्यूमिन, एंटीथ्रोम्बिन, ट्रांसफेरिन, ट्रांसकोटिन, ट्रांसथायरेटिन, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है इन्फ्लेमेशन के दौरान। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो आंट। देखो A से हो जाएगा एल्ब्यूमिन, A से हो जाएगा एंटीथ्रोम्बिन, N से हो जाएगा नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्टेंट, T से हो जाएगा ट्रांसफेरिन, ट्रांसकोटिन, ट्रांसथायरेटिन। ठीक है, चलिए ये आपको याद करने हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। ठीक है, चलिए अब देखो इंटरल्यूकिन्स को देख लेते हैं। देखो फीवर जो कोज करता है वो होता है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, याद करना है आपको ये। ठीक है, अब देखो जो एपेटाइट को डिक्रीज करता है उसका नाम है TNF अल्फा।
ठीक है, चलिए। वो जो प्रो एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ा भी सकता है और इन्फ्लेमेशन को घटा भी सकता है, ऐसा इंटरल्यूकिन होता है, इंटरल्यूकिन 6 और 6, सॉरी इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 6। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। यहाँ से नीट पीजी में, एफएमजी में, एम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये होता है इंटरल्यूकिन 10 और टीजीएफ बीटा, ठीक है। अब देखो इंटरल्यूकिन 10 को आप ऐसे याद कर सकते हो, एंटी है ना तो N10 ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। टी सेल मैच्योरेशन, देखो इंटरल्यूकिन 7, अब देखो 7 है ना, 7 को आप टी की तरह बना सकते हो, उस तरफ खींच दोगे डंडा तो टी बन जाएगा 7। तो ऐसे आप याद रखना कि पी सेल मैच्योरेशन में इंटरल्यूकिन 7 हेल्प करता है, ठीक है। इजोनोफिल एक्टिवेशन में हेल्प करता है इंटरल्यूकिन 5, देखो ए बी सी डी ई, ई कौन से नंबर का लेटर है, 5th, तो इंटरल्यूकिन 5 हेल्प करता है इजोनोफिल एक्टिवेशन में, ठीक है। न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है इंटरल्यूकिन 8, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब देखो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन में हेल्प करता है इंटरफेरॉन गामा, देखो गामा में भी जी आ रहा है और ग्रेनुलोमा में भी जी आ रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फाइब्रोसिस में हेल्प करता है टीजीएफ बीटा, थोड़ा मुश्किल है इनको याद करना, लेकिन अगर आपने एक बार याद कर लिया बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाएंगे नीट पीजी के, एफएमजी के, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ठीक है। चलो अब देखो पायरोजेंस जो होते हैं ना, वो एक्सोजीनियस होते हैं या एंडोजीनियस होते हैं। पायरोजेंस मतलब जो कोज करते हैं फीवर को, ठीक है। एक्सोजीनियस में आ गया बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ठीक है। एंडोजीनियस में आ गया इंटरल्यूकिन 1, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। देखो आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो हमने पढ़ा था कि इंटरल्यूकिन 1, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 ये सिस्टमिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। फिर ये सिस्टमिक इफेक्ट में CNS पर एक्ट करते हैं, बोन मैरो पर एक्ट करते हैं और ये लीवर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने CNS में पढ़ा था कि ये स्लीपीनेस कोज करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ा था कि ये कोक्स एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कोक्स एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन हाइपोथैलेमस में बढ़ जाती है। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन हाइपोथैलेमस में बढ़ जाएगी तो फीवर कोज कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर कर याद कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब देखो इंटरफेरॉन्स, ठीक है। तो देखो इंटरफेरॉन्स भी अ टाइप ऑफ साइटोकाइंस है, ठीक है। तो जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। इसका सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है ल्यूकोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, टी हेल्पर 1। इसको आप याद कैसे करेंगे, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। अब इसका फंक्शन क्या होता है, एंटीवायरल होता है इंटरफेरॉन अल्फा। इंटरफेरॉन बीटा ब्रेन के डिसीज को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस को, ठीक है। इंटरफेरॉन गामा हम पीछे भी पढ़ा है कि इंटरफेरॉन गामा कोज करता है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो सोर्स आप कैसे याद करोगे, LFT, देखो अल्फा बीटा गामा, फिर सोर्स LFT। देखो अल्फा में A आ रहा है, ठीक है, तो A से हो जाएगा एंटीवायरल। बीटा में B आ रहा है तो इससे हो जाएगा ब्रेन, ठीक है। गामा में G आ रहा है तो इससे हो जाएगा ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। तो साइटोकाइंस होते हैं समाप्त। अब हम देखेंगे एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट। चलिए देखो अगर फोस्फोलिपिड है तो फोस्फोलिपिड पर फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम या फोस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड में। और ध्यान रखना एराकिडोनिक एसिड जो है वो 20 कार्बन एसेंशियल फैटी एसिड होता है। 20 कार्बन कंपाउंड है और फैटी एसिड है वो भी एसेंशियल, ठीक है। चलिए अब देखो एराकिडोनिक एसिड पर या तो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा या लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो इसको हम कहेंगे साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। अगर लाइपोऑक्सीजिनेज एक्ट करेगा तो इसको हम कहेंगे लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे। अब ध्यान रखना
जो लोक्स होता है मतलब लाइपोक्सिजनेज दो तरीके का होता है, एक होता है 5 लोक्स, एक होता है 12 लोक्स। वहीं जो साइक्लोऑक्सीजनेज होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है कोक्स 1, एक होता है कोक्स 2। और ध्यान रखना कोक्स 1 जो होता है वो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होता है, मतलब जो आपका गैस्ट्रिक होता है, ठीक है, मतलब स्टोमक होता है उसको प्रोटेक्ट कर कर रखता है, ठीक है। चलिए अब देखो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे देखते हैं। देखो एराकिडोनिक एसिड है, इस पर कोक्स एंजाइम एक्ट करेगा, कोक्स 1 भी और कोक्स 2 भी, और इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। सबसे पहले बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन G2, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन G2 के बाद बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन H2, फिर उसके बाद बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन D2, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन E2, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन I2, फिर बनेगा, हाँ देखो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को आप प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं, ध्यान रखना, फिर बनेगा थ्रोम्बोक्सेन A2 मतलब TXA2, ठीक है। अब समझो इसको आप याद कैसे करोगे। देखो ABCD लिखो, ABCD कैसे लिखोगे, A B C D E F G H, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बनता है G, प्रोस्टाग्लैंडिन G2, फिर G के बाद बनता है H, प्रोस्टाग्लैंडिन H2। अब H से सारे बनते हैं, देखो G से पहले क्या है F, तो ये बना F2 अल्फा, F से पहले क्या है E, तो क्या बना E2, ठीक है। E से पहले क्या है D, तो ये क्या बना D2, ठीक है। फिर ध्यान रखना BC से कुछ नहीं है, BC से कुछ नहीं है, ध्यान रखना, बस ये चीज ध्यान रखना, BC से कुछ नहीं है। और A देखो यहाँ पर बना थ्रोम्बोक्सेन A2, और H के बाद क्या आता है I, तो I से बना PgI2, ठीक है। बस A से लेकर I तक आप ABCD लिख देना, BC से कुछ नहीं है, बाकी सबसे कुछ ना कुछ है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। चलिए अब देखो फंक्शन देख लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के। देखो PGD2, देखो D आ रहा है मतलब वेजोडाइलेशन करेगा, वेजोडाइलेशन में भी D आ रहा है, ठीक है। चलिए PGE2, देखो जब आपके पेन होता है आप कैसे करते हो E, तो समझ जाना PGE2 पेन कराता है और फीवर कोज कराता है, ठीक है। PGF2 अल्फा, ध्यान रखना न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है PG2 अल्फा, सॉरी PGF2 अल्फा। और ध्यान रखना PGI2 इसको क्या कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। देखो PGI2 में I आ रहा है ना, ध्यान से देखो PGI2 में I आ रहा है, मतलब ये इनहिबिट करता है प्लेटिलेट एग्रीगेशन। अब अगर प्लेटिलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होगा तो वेजोडाइलेशन तो होना ही है, क्योंकि मैंने बताया था अगर वेजोडाइलेशन होता है तो प्लेटिलेट एग्रीगेशन इनहिबिट होता है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो प्लेटिलेट एग्रीगेशन स्टिमुलेट होता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये A है, A है तो यहाँ देखो एग्रीगेशन, मतलब प्लेटिलेट एग्रीगेशन थ्रोम्बोक्सेन A2 स्टिमुलेट कराएगा। अगर प्लेटिलेट एग्रीगेशन होगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन तो होगा ही होगा, समझ में आया। I मतलब समझ जाना इनहिबिट कराता है प्लेटिलेट एग्रीगेशन, अगर इनहिबिट होगा तो वेजोडाइलेशन होगा। A मतलब एग्रीगेशन कराता है, मतलब प्लेटिलेट एग्रीगेशन होगा तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स फार्माकोलॉजी, ठीक है। चलिए देखो फोस्फोलिपिड होता है, फोस्फोलिपिड पर फोस्फोलाइपेज A2 या C एंजाइम एक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं एराकिडोनिक एसिड में। ध्यान रखना जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो फोस्फोलाइपेज A2 को या C को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टॉप हो सकती है। देखो एराकिडोनिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है प्रोस्टाग्लैंडिन या थ्रोम्बोक्सेन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सेन किस में हेल्प करते हैं इन्फ्लेमेशन में। अब अगर आपको इन्फ्लेमेशन रोकनी है तो आप स्टेरॉइड दे दो, स्टेरॉइड क्या करेगा फोस्फोलिपिड को एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह एक्ट करता है स्टेरॉइड्स, ठीक है। थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोक्स 1 कोक्स 2 एंजाइम एक्ट करते हैं और एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, है कि नहीं। आप समझो बात को, कोक्स 1 जो होता है वो गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप समझो। देखो आप क्या देते हो ना, अगर आपको इस पाथवे को इनहिबिट करना है, मतलब कोक्स 1 कोक्स 2 को इनहिबिट करना है, तो आप देते हो NSAID, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। देखो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है। तो ये क्या करती है ना, हाँ
एनसेड का एग्जाम्पल है एस्पिरिन, आप एस्पिरिन दे देते हो तो अब ये क्या कर देती है ना, ये इनहिबिट कर देती है कोक्स 1 को भी कोक्स 2 को भी। अब समझो कोक्स 1 क्या करता है, गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव होता है। अब अगर कोक्स 1 एंजाइम को आप इनहिबिट कर देंगे तो पेप्टिक अल्सर डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, इसका साइड इफेक्ट होता है कि ये पेप्टिक अल्सर डिसीज करता है। इसलिए हम क्या करते हैं ना, सेलेक्टिव कोक्स 2 को इनहिबिट करते हैं, कोक्स 1 को रहने देते हैं लेकिन कोक्स 2 को इनहिबिट करते हैं। अब अगर कोक्स 2 को इनहिबिट करेंगे तो कोक्स 1 रह जाएगा, कोक्स 1 एज इट इज रह जाएगा तो ये गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव फंक्शन कर पाएगा, मतलब पेप्टिक अल्सर डिसीज नहीं होगी, ठीक है। और ध्यान रखना सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर का एग्जांपल है सेलीकोक्सिब। सेलीकोक्सिब, देखो यहाँ पर कोक्स शब्द आ रहा है तो समझ जाना है कोक्स इनहिबिटर है, ठीक है, सेलीकोक्सिब। चलिए लाइपोक्सिजनेस पाथवे देख लेते हैं। देखो एराकिडोनिक एसिड होता है, उस पर 5 लोक्स एंजाइम एक्ट करता है और ल्यूकोट्राइंस A4 में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना जो ल्यूकोट्राइंस A4 है, जो ल्यूकोट्राइंस A4 है वो बल्की मॉलिक्यूल है, इसलिए वो ब्रेक हो जाता है ल्यूकोट्राइंस B4 में और ल्यूकोट्राइंस C4 D4 E4 में। देखो याद करने की भी जरूरत नहीं है, A B C D E बस 4 लगा दो लास्ट में, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखना ये जो ल्यूकोट्राइंस B4 है ये कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है, मतलब ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। देखो कीमोटैक्सिस तो सेलुलर इवेंट है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, तो अगर ये कीमोटैक्सिस को प्रमोट करेगा तो इन्फ्लेमेशन को भी इंक्रीज करेगा, मतलब LTB4 प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है। जबकि LTC4, LTD4, LT4 ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करते हैं, मतलब ये कोज कर सकते हैं एस्थमा में। अगर ज्यादा ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4 बनने लगेंगे आपकी बॉडी में तो ये एस्थमा को कोज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीज ये क्या करते हैं, वस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एडेमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना इसको हम SRSA भी कहते हैं, मतलब स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस। ये याद कर लो पॉइंट, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। चलिए अब देखो समझो, देखो ये तो 5 लोक्स एंजाइम ने एक्ट किया तो ये कहानी है। अब अगर 12 लोक्स एंजाइम एक्ट करेगा तो ये एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा लाइपोक्सिन A4 में और B4 में, ठीक है। यहां पर शायद B4 होगा, ठीक है। चलिए अब ये लाइपोक्सिन जो होते हैं ये इनहिबिट करते हैं कीमोटैक्सिस को, मतलब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हाँ एक बात और समझो, जो ल्यूकोट्राइंस होते हैं वो मोर इफेक्टिव इन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होते हैं हिस्टामिन से ज्यादा। समझो ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ल्यूकोट्राइंस आर मोर इफेक्टिव ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर देन हिस्टामिन, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखो, देखो मान लो ये सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर हैं किसके, ल्यूकोट्राइंस के, ठीक है, ल्यूकोट्राइंस रिसेप्टर के। अब ठीक है, अब देखो ल्यूकोट्राइंस C4, D4, E4 इन रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं और ये फिर कोज करते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अब अगर किसी को अस्थमा हो रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि ल्यूकोट्राइंस C4, D4, E4 को प्रोड्यूस नहीं होने दें, मतलब इसको बनने ही ना दें, इस पाथवे को ही रोक दें, तो अस्थमा हम क्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 हमारी बॉडी में बने तो, लेकिन ल्यूकोट्राइंस रिसेप्टर पर एक्ट ना करें, मतलब हम यहां पर बैरियर लगा दें, ठीक है, तो भी हम अस्थमा को कहीं ना कहीं ट्रीट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, चलो लाइपोक्सिजनेस पाथवे फार्माकोलॉजी देखते हैं, ठीक है। देखो एराकिडोनिक एसिड था, 5 लोक्स एंजाइम था, ल्यूकोट्राइन A4 में कन्वर्ट किया, ल्यूकोट्राइन A4 टूटकर ल्यूकोट्राइन B4 में, ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब समझो, देखो पहली चीज कि हम इनको बनने ना दें, अगर हम इनको बनने नहीं देंगे तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाएंगे, अगर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाएंगे तो एस्थमा क्योर होने लगेगा, ट्रीट होने लगेगा, ठीक है। तो इस पाथवे को ज़ाइल्यूटिन जो है, ज़ाइल्यूटिन
5 लोक्स को इनहिबिट कर देता है। अब अगर 5 लोक्स इनहिबिट हो जाएगा तो लिकोट्राइन A4 नहीं बनेगा, लिकोट्राइन A4 नहीं बनेगा तो C4 D4 E4 भी नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करेंगे। मतलब हम अस्थमा को कहीं ना कहीं ट्रीट कर सकते हैं, पहली ज़ाइल्यूटिन देकर, दूसरा लिकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देकर। मतलब ये लिकोट्राइन C4 D4 E4 बने तो हमारी बॉडी में, लेकिन ये अपने रिसेप्टर पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कर पाएंगे। और लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन होता है? एक होता है मोंटेल्यूकास्ट, एक होता है ज़ेफ्रिलुकास्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनको रिसेप्टर पर एक्ट नहीं करने देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 66, रिचेस्ट सोर्स ऑफ हिस्टामिन। तो बेसोफिल सोर्स होता है लेकिन रिचेस्ट नहीं होता है। एंटेरोक्रोमेफिन सेल रिचेस्ट सोर्स होता है सेरोटोनिन का, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल रिलीज करता है लाइसोसोमल एंजाइम्स, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मास्ट सेल रिचेस्ट सोर्स होता है हिस्टामाइन का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस? इंटरल्यूकिन 1 फीवर कोज करता है, ये आंसर नहीं होगा। इंटरल्यूकिन 4 प्रो एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंटरल्यूकिन 7 टी सेल मैच्योरेशन में हेल्प करता है, ये भी आंसर नहीं होगा। इंटरल्यूकिन 10 आंसर होता है, मैंने याद कराया था N10। ठीक है, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इन कोक्स पाथवे, देखो वही, ये पेप्टिक अल्सर कोज करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फंक्शन ऑफ इंटरफेरॉन गामा, देखो गामा कि जी से ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, ध्यान रखना। तो एंटीबैक्टीरियल नहीं, एंटीवायरल नहीं, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। ठीक है, फंक्शन ऑफ CXC कीमोकाइंस, देखो CXC, इसको इस तरह से बनाओगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से पता चल जाएगा इंटरल्यूकिन 8। अब इंटरल्यूकिन 8 कीमोटैक्सिस कराता था न्यूट्रोफिल का, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए यार, मैं कुछ देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये लाइपोक्सिन A4 और लाइपोक्सिन B4 ही होते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ कमी लगी है तो हमें बताइए कमेंट में, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।